हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं वर्ड्स बेस्ट क्वालिटी बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आ जाते हैं। बहुत सारे मतलब कुछ लाइक ऑर्गन्स इंक्लूड हो जाएंगे, ग्लैंड्स इंक्लूड हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, जो आपने फूड लिया है दिन में उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करके उसमें से क्या क्या निकालेंगे। देखो, ब्रेक डाउन होता है हमारा जो फूड है, ठीक है, आप मान के चलो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब उसमें से ऐसा तो है नहीं कि सारा ही यूजफुल होगा, कि वेस्ट ही नहीं होगा। अब वेस्ट भी होगा तो उसका एलिमिनेशन भी होना है। तो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करेगा। इस फिगर से देखिए कि यहाँ से अगर इंजेस्ट करते हैं, क्या इंजेस्ट करते हैं हम अपना फूड जाने के बाद वो क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे अंदर जाएगा, जाने के बाद उसका ब्रेक डाउन कैसे होगा, हमारा फूड की प्रोसेसिंग क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स में कैसे ब्रेक डाउन होगा, हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो ऑर्गन्स है ना वहाँ उसको देखेंगे। फिर हमारा जो जीआई ट्रैक होता है, स्टमक है, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। प्रोसेस कैसे होगा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। अब हमने कैसे बात स्टार्ट की थी, सबसे पहले फूड का इंजेशन होगा। आप इंजेस्ट करोगे, किसी चीज को खाओगे, फिर मैकेनिकली उसका डाइजेशन होगा। मैकेनिकली डाइजेशन के बाद केमिकली डाइजेशन होगा, फिर प्रोपल्शन होगा। प्रोपल्शन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन। ठीक है, ये एक हमारा प्रोसेस है जिसमें किस तरीके से हमारा बेसिक कंपोनेंट्स हैं, या फिर आपका फूड का जो ब्रेक डाउन होने वाला है वो किस तरीके से रिलाई करेगा, कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा न्यूट्रिएंट्स, और फिर उसके बाद एट द एंड जो वेस्ट हो जाएगा या कोई वेस्ट हो गया है उसमें, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ वेस्ट बचता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ यूज कर लिया जाएगा, उसको एलिमिनेट करना भी जरूरी है। अब माउथ के थ्रू आप अपना फूड इनटेक करोगे। फूड इनटेक करने के बाद उसका प्रोसेस होगा डाइजेशन का। मैकेनिकल में आप माउथ से चू करोगे, स्वलो करोगे, फिर वहां पे हमारे जो भी माउथ में जो भी सलाइवा है एक तरीके से केमिकल डाइजेशन होगा। फिर प्रोपल्शन होगा, मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वो हमारा जो फूड है डाइजेस्टिव सिस्टम में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद क्या होगा, इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हमारा फूड ब्रेक डाउन हुआ ना, तो वहां से न्यूट्रिएंट्स हमारे कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में। एसिमिलेशन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके बॉडी सेल्स तक पहुंचेंगे, जो हमारे ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत असेंशियल प्रोसेस है। और फिर जो भी इनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल है उसको वेस्ट जो है हमारा कहाँ मूव कर देगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉमन नेचुरल प्रोसेस है जो हम पढ़ते हैं किस तरीके से हमारी बॉडी में जाता है। अब अगर एनाटमी की बात करें, हमें एनाटमी पढ़ना है, अगर ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक बार हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे जीआई ट्रैक की एनाटमी क्या है। जीआई ट्रैक को हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं, जो एक कंटिन्यूअस ट्यूब है हमारी माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक पहुंचती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टिल द एंड ऑफ आवर एनस। ये पूरा एक तरीके से ट्यूब मान के चलो जो रिस्पॉन्सिबल होती है फूड के लिए, कि फूड जाएगा सबसे पहले, फिर फूड का ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और अपना वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर देगा। कुछ ब्रीफ समरी हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या लेयर्स है हमारी जीआई ट्रैक में, कौन कौन सी लेयर्स आती हैं। एक तो म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा हमारी इनर मोस्ट लेयर है जो सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन के लिए होती है, जिसमें म्यूकोसा में 3 सब लेयर्स आती हैं। एक तो हमारा एपिथेलियम आ जाती है, लैमिना प्रोपेरिया आ जाती है, म्यूस्कुलरिस म्यूकोसा आ जाती है। ठीक है, ये आप कैसे याद करोगे, जैसे अपने सब लिख के रख लिया है। म्यूकोसा है, म्यूकोसा हमारी क्या है, इनर है, इनर मोस्ट लेयर है, उसमें हमारी
3 सब लेयर्स आ जाती हैं, उनके नाम लिख लोगे, याद हो जाएगा इजीली, ठीक है। फिर सब म्यूकोसा आती है हमारी, म्यूकोसा है यहाँ, सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा हमारी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स और ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? ब्लड वेसल। अब सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा किससे बनी है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। सब म्यूकोसा में क्या क्या आ जाते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ग्लैंड्स हैं। तो आप इस तरीके से लिख लेना। तो इससे क्या होगा, आप इजीली याद कर पाओगे, आसानी पड़ती है याद करने में। एग्जाम के टाइम पे भी रिमेम्बरेंस रहेगा, आपको याद रहेगा कि क्या पढ़ा था। अब म्यूस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है जो हमारी स्मूथ मसल्स की लेयर है, जो क्या करता है, हमारे फूड को प्रोपेल करता है थ्रू द जीआईटी। जीआईटी से जो प्रोपेल करता है फूड को, वो हमारी म्यूस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है। ये हमारी इनर सर्कुलर लेयर है, या आप ये कह दो एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है जो एडिशनली ऑब्लिक लेयर है स्टमक में। हमारा जो स्टमक है ना, स्टमक में एडिशनल ऑब्लिक लेयर कौन सी हो जाती है? आप थोड़ा सा ना इसको वैसे पढ़ा करो, जब आगे एग्जाम दोगे उसमें इजी पड़ जाता है। ऑब्लिक लेयर जो हमारी एडिशनल ऑब्लिक लेयर स्टमक में है, वो कौन सी होती है? म्यूस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है, म्यूस्कुलरिस एक्सटर्ना। फिर सिरोसा आ जाती है, या इसको हम एडवेंटिटिया बोल सकते हैं, एडवेंशिया बोल सकते हैं, जो आपको सही लगे। ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, और हमारी मीजोथीलियम, जिसे हम सिरोसा भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सिरोसा है। आउटर लेयर को हम सिरोसा भी बोलते हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी आते हैं, उसकी वजह से हम इसको एडवेंटिशिया भी बोलते हैं, जो क्या करेगा, जीआईटी को स्ट्रक्चर के सराउंडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सारी लेयर्स हैं, लेयर्स के थ्रू ही हमारा जीआई ट्रैक है। अब कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी है किसी से भी बना है, कुछ तो लगा होगा, कोई लेयर होगी, मेम्ब्रेन है, हमारी टिश्यूज हैं, उसके थ्रू ही जीआई ट्रैक बना है। अगर जीआई की बात करें तो अपर को हम सेपरेट कर देंगे, लोअर को सेपरेट करके इजीली हमको याद करने में आसानी हो जाती है। स्टमक तक जहाँ तक आता है, स्टमक तक वो हमारा अपर जीआई ट्रैक होता है, और लोअर कहाँ चला जाएगा, जहाँ पे इंटेस्टाइन और एनस है, ठीक है। माउथ या ओरल कैविटी से स्टार्ट होगा, फेरिंग्स ये जाएगा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस से हमारा स्टमक में पहुंच जाएगा, ये अपर हो गया। पहला जो है ओरल कैविटी से डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके स्टमक में जाके डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट होगा, कभी ये बोल दो अरे मेरा तो पेट में जाके शुरू होता है डाइजेशन, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट जो हो जाता है हमारी ओरल कैविटी या माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे लिप्स, चीक्स, पैलेट, टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड सब कुछ इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब देखो वहाँ पे एक तो मैकेनिकल होगा डाइजेशन, फिर हमारा केमिकल डाइजेशन होगा सेम प्लेस पर ही, वो है हमारा माउथ में। फिर फेरिंग्स के थ्रू एक हमारी मस्कुलर ट्यूब है जो हमारा माउथ से कनेक्ट होता है ईसोफेगस तक। माउथ से ईसोफेगस तक कनेक्ट करेगा कि आपको स्वलो करने में, जिससे कि हमारा जो फूड है वो माउथ से ईसोफेगस में जा सके, ऐसा ना हो कि वो ट्रेकिया में चला जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए एपिग्लोटिस रहता है, ठीक है, वो उसको नहीं जाने देता ट्रेकिया में। अब ईसोफेगस है, ईसोफेगस हमारी मस्कुलर ट्यूब होती है, अबाउट 10 इंचेस लॉन्ग रहती है। आप इनके ना ये थोड़े से याद रखना कितने सेंटीमीटर या इंचेस या एक लेंथ बता रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है, ये बाद में काम आ जाता है, बट एज अ फॉर अ जनरल नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि ईसोफेगस हमारा 10 इंचेस लॉन्ग है, जो फेरिंग्स से हमारे स्टमक तक जाता है, ठीक है। अब देखो फेरिंग्स कनेक्ट क्या कर रहा है, माउथ को, फिर ईसोफेगस तक ला रहा है, ईसोफेगस में हमारा ये फेरिंग्स से स्टमक में चला जाएगा। अब जो ट्रांसपोर्ट होने वाला है हमारा फूड स्टमक में, वो किसकी मूवमेंट के थ्रू होगा, वाया पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू ही हमारा फूड जाता है। अब जैसे लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसेज फूड को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारा जो स्टमक में फूड पहुंच गया है, एक बार पहुंचने के बाद ऐसा ना हो कि पता चला वो फूड यहाँ से पहुंच के बैक फ्लो कर जाए, ठीक है, उसे बैक फ्लो नहीं होने देना है, कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट नहीं वापस जाए। वहाँ पे हमारा लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर्स लगे रहते हैं, तो पैसेज को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बूढ़े लोगों में आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, यंग्स में भी, अडल्ट्स में आने लगा है कि उनको ना एकदम से खाना ऊपर आ जाता है, उनका थोड़ा सा स्पिंटर वीक हो जाता है। और कुछ ऐसा है कि लोग बहुत ज़्यादा एकदम खाना खाते हैं, लिट जाते हैं, मतलब थोड़ा
रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं कि यार थोड़ी देर सो जाते हैं, तो उनका क्या होता है कुछ टाइम बाद स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलता, बट डे बाय डे स्लोली एक सेंसेशन आने लगती है, रिफ्लेक्स एक्शन, या हम उसको वो बोलते हैं ना रिफ्लेक्स होना है या एसिड रिफ्लक्स है, तो वो होने लग जाता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अभी से ध्यान रखोगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टमक है, स्टमक जो है हमारा जे शेप्ड का है, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ थोड़ा वो कर लो, जे शेप्ड का है मस्कुलर ऑर्गन, जिसका काम क्या है, पहले तो फूड को स्टोर करना, फूड को मिक्स करना और कुछ एसिड्स के थ्रू उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, अब यहाँ स्टमक में भी डाइजेशन होगा, माउथ से डाइजेशन होता हुआ आ रहा है। वो कैसे डिवाइड हो जाएगा, हमारा स्टमक भी 4 रीजन में डिवाइड होता है, कैर्डिया, फंडस, बॉडी, कॉर्पस और पाइलोरस। ठीक है, ये होता है हमारा। अब जो हम, ये तो हमने अपर जीआई ट्रैक की बात कर ली, सॉरी रेस्पिरेटरी नहीं, जीआई की बात कर रहे हैं हम। ये हमारा अपर जीआईटी था, ये हमारा लोअर जीआईटी है। जीआईटी में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट लॉन्ग होती है। ईसोफेगस कितना होता था, क्या था, कुछ याद है या भूल गए इतनी सी देर में? कमेंट करके बताओ क्या था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा 20 फीट लॉन्ग होता है, जिसमें हमारे 3 सेक्शंस आ जाते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट आ गए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडेनम क्या करता है, हमारा जो स्टमक है, स्टमक से चाइम रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसे क्या करेगा, वो बाइल जो लिवर से आया है, गॉल ब्लैडर से है, उसके साथ उसको एक तरीके से मिक्स करना शुरू करेगा। पेनक्रियाटिक जूसेस जो हमारे पेनक्रियास से आ रहे हैं, जो उसको हेल्प करेंगे डाइजेशन में। ये कहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे ड्यूडेनम में हो रही है। ड्यूडेनम में स्टमक से चाइम रिसीव होगा, और चाइम काइम जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंस करना चाहो, दोनों अलॉन्ग विद किसके साथ, लिवर से हमारा, गॉल ब्लैडर से हमारा बाइल आएगा, फिर पेनक्रियाटिक जूसेस आएंगे पेनक्रियास से, जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। जेजुनम और इलियम क्या होता है, जो हमारा मेनली इन्वॉल्व रहता है, ये दोनों किस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन में। यहाँ ये डाइजेशन के लिए हेल्प कर रहा है बहुत सारे एसिड जूसेस को मिक्स करके, और ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का हेल्प करेंगे, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो हैं वो हमारे एब्जॉर्ब हो जाए। कहाँ हो जाएंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कॉलन, वो हमारी 5 फीट लॉन्ग रहती है, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 5 फीट लॉन्ग रहती है, जो किस में डिवाइड हो जाती है, सीसम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कॉलन एंड रेक्टम। ठीक है, ये सारे हो गए। आप इसको भी ऐसे ही याद करोगे, कैसे याद करोगे, चीज़ों को ना तोड़ तोड़ के याद करना सीखो, उससे क्या होता है, याद रहे, मतलब लंबे समय के लिए याद रह सकता है वो चीज़। अब लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में आप इस तरीके से या फिर इस तरीके से डिवाइड कर लो, तो आपको एक याद रहेगा कि इतने सारे सब पार्ट हैं, डिवाइड हुए हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वहाँ क्या होगा, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होगा, जो जितना बचा कुचा पानी है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे फूड के उससे, फिर वो इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर जो है, जो एक तरीके से सॉलिड वेस्ट बन चुका है, वो फीसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जो कॉलन है हमारा, वो वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, जो हेल्प करते हैं जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसके फर्मेंटेशन में, विटामिन प्रोडक्शन में, और उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी अगर हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारा कॉलन बहुत एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब रेक्टम और एनस की बात करें तो रेक्टम का क्या स्टोर करेगा, रेक्टम तो हमारा फीसिस स्टोर करता है जब तक कि वो एक्सपेल्ड आउट ना हो जाए हमारी बॉडी से। ठीक है, एनस जो है हमारा, वो फाइनल पार्ट है जीआई ट्रैक का। अब जीआईटी का फाइनल पार्ट हमारा एनस हो जाता है, रेक्टम स्टोर करता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि वो एक्सपेल आउट हो जाता है बॉडी से हमारी। एनस जो फाइनल पार्ट है जीआई का, वो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल यहाँ भी स्फिंक्टर्स यूज होंगे। ये स्फिंक्टर एक तरीके से ये है, इट्स लाइक अ डोरवे, वो एक तरीके से काम करते हैं कि उनको कंट्रोल करना होता है, जो भी फीसिस का एक्सपल्जन होना है वो कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक इफ यू आर फीलिंग लाइक टू गो और एक्सपेल्ड आउट द वेस्ट या फीसेस, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट चले जाओगे या आपका बस गया, ऐसा नहीं होता। अब मूवीज में दिखाते हैं, अब डायरिया या फिर उनको लग जाए तो अलग बात है, फिर तो कंट्रोल करना मुश्किल है।
अब इसके साथ साथ ना कुछ एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा इसको हेल्प आउट करते हैं। अब हमने क्या बात की थी, सबसे पहले स्टार्ट करो कि हम माउथ में कुछ केमिकल डाइजेस्टिव या फिर केमिकल डाइजेशन हो रहा था, वहाँ पे हमारा सलाइवरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सलाइवा के लिए। फिर हमारा जैसे ही ड्यूडेनम में आता है, बाइल आता है। बाइल कहाँ से आता है, ये हमारे दो लिवर और गॉल ब्लैडर लेकर आते हैं डाइजेशन के लिए। पैनक्रियाटिक जूस लेकर आता है पैनक्रियाज हमारा। तो इजीली आपको एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यहीं से आपको पता चल जाएंगे। अब देखो, जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, पैरेटिड होता है, सब मैंडिबुलर होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा को सिक्रीट करने में इनिशिएट करते हैं जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो सके। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गई, हमारा सलाइवा डाइजेस्ट कराएगा, इनिशिएट करेगा डाइजेशन में, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। फिर लिवर आ गया, लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस कर देगा। हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, वो इसलिए ज़रूरी है, जब मेटाबॉलिज्म डिटॉक्सिफिकेशन होना है तब हमारा लिवर करेगा, जो हमारे एक तरीके से फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है और डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, लिवर हो गया। गॉल ब्लैडर की अगर बात करें, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, हमारा जो स्टोरेज है या कॉन्सेंट्रेट करेगा या कॉन्सेंट्रेट करता है बाइल को लिवर से। ठीक है, या एक तरीके से आप ये बोलो, गॉल ब्लैडर हमारा इकट्ठा करना शुरू कर देगा बाइल को लिवर से, जिसके बाद वो ड्यूडेनम में रिलीज करेगा। जब हमारा स्टमक से ड्यूडेनम में पहुंचेगा ना, सारा जो चाइम है वो पहुंचेगा, फिर वहां पे ड्यूडेनम में ये बाइल जो है हेल्प करेगा डाइजेशन में। पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है हमारा पेनक्रियाज, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन है, वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर एसिडिटी है, अगर देखो स्टमक में तो एसिड है, ठीक है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड है वहां पे, तो जैसे आएगा उसको न्यूट्रलाइज भी करना है, तो हमारे पेनक्रियाटिक जूस क्या करेंगे, उस टाइम को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे जो हमारा ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम में पहुंचने से पहले। ठीक है, उसके जैसे ही पहुंचेगा वहां जाके उसको वो कर देंगे कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। स्टमक से जैसे ही ड्यूडेनम में आया उसको न्यूट्रलाइज, कोई एसिडिक नहीं है। ठीक है, ये हमारी डाइजेस्टिव की एनाटमी पड़ी है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ गए, लोअर GI ट्रैक, अपर GI ट्रैक, एक्सेसरी जो ग्लैंड्स हैं, जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ गए वो। अब वन बाय वन हम देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फूड कहाँ से जाता है, किसी के नाक कान से जाता है क्या, या माउथ से जाएगा। अब देखो, माउथ से जो ओरल कैविटी है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एंट्री पॉइंट है। सबसे पहले माउथ से जाएगा, वहाँ पे हमारा एक तरीके से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से आपको देखने के मिलेगा। ये हमारे मैकेनिकल डाइजेशन टूल्स हैं। टीथ्स क्या है, हमारे मैकेनिकल डाइजेशन टूल्स हो गए। ये क्या करेंगे, अगर कोई भी फूड एज एन हार्ड, देखो पहली बात तो हमारे जो टीथ्स होते हैं वो कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर है, जो डेंटल आर्क्स में हमारे माउथ में होता है वो हार्ड रहते हैं, हार्ड फॉर्म में होगा, जो हेल्प आउट करेंगे मैकेनिकली उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। अब आप जैसे एप्पल खाओगे या कोई फूड खाओगे तो चू तो करोगे ना, चू करने के लिए आपको ये चाहिए, क्या चाहिए, टीथ्स चाहिए, टीथ्स के बिना तो हो नहीं पाएगा। अब क्या होता है, जब ब्रेक डाउन होना है फूड को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चूइंग बोल दो नॉर्मल लैंग्वेज में तो, बट अगर एज इन उसको बोलोगे आप मेस्टिकेशन। ठीक है, अब हमारे सेट ऑफ टीथ्स भी हो जाते हैं। एक तो हमने बेबी टीथ्स की बात करी है, वो होता है ना, कुछ कुछ लोगों के तो दूध के दांत ही नहीं टूटे होते हैं, वो डिसिडियस टीथ बोलते हैं जिनको, बेबी टूथ। ये गलत बता रहे हैं, इसको बोलो ये दूध के दांत है। ठीक है, ठीक है, ये डेसिडियस टीथ है। फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। अगर आपके एक बार परमानेंट टूट गए तो आप उसके बाद तो आपको फिर नया अलग से लगवाना पड़ेगा उसको, आर्टिफिशियल, बट लग जाते हैं, चिंता करने वाली बात नहीं होती। अब तो डेंटिस्ट्री भी इतनी आगे जा रही है तो कुछ भी कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ टीथ हैं। टीथ हमें पता है, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर कैनाइन्स, हमारे इंसीजर टोटल नंबर ऑफ 8 होते हैं। फ्रंट टीथ में होता है शार्प और चिसल शेप में। एक तरीके से आप याद रखो, इंसीजर का काम क्या है, ये एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे दिखते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे दिखते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, चेंज हो जाते हैं, बट ऑलमोस्ट अगर उसकी रिजेम्बलेंस करनी हो, ये डेंटिस्ट के लिए ज़रूरी है, उन्हें पढ़ना चाहिए कि क्या फ्रंट टीथ कैसे दिखते हैं, इंसीजर्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं, बट स्टिल हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है, इंसीजर टोटल नंबर 8 होता है, वो बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर फूड को कभी भी बाइट करना है या कट करना है तो इंसीजर्स यूज़ होंगे। कैनाइन्स का काम होता है रिपिंग या टीयरिंग।
कैनाइन्स हमारे थोड़े से इंसीजर्स के जस्ट पास में होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को एक तरीके से फाड़ देते हैं या रिप कर देते हैं। तो एक तरीके से उसको एक काम में आता है हमारा कैनाइन्स। टोटल नंबर ऑफ कैनाइन्स हमारे 4 होते हैं, 8 4। प्री मोलर्स हमारे 8 होते हैं जो हमारे कैनाइन्स के नेक्स्ट में। आप ये तो खुद ही समझ जाओ, इंसीजर आएंगे पहले, इंसीजर के जस्ट साइड में कैनाइन्स आ जाएंगे, कैनाइन्स के जस्ट पीछे प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के जस्ट साइड में हमारे मोलर्स आ जाते हैं जो बैक में चले जाएंगे, ठीक है, राइट। प्री मोलर्स जो है हमें उनको क्या करना है, वो क्या करेंगे, क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम करेंगे, क्योंकि उनका ना थोड़ा सा प्रीमोलर का सरफेस कंपैरेटिवली बड़ा रहता है, किनसे, इंसीजर्स और कैनाइन से। तो इनसे ज़्यादा बड़ा रहता है तो ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए काम करेगा। और हमारे मोलर्स का जो पीछे आ जाते हैं वो लार्ज फ्लैट सरफेस है, वो ग्राइंडिंग के लिए और पल्वराइजिंग फूड के लिए ज़रूरी है, ठीक है। नंबर्स याद रख लेना, टोटल नंबर ऑफ ये जो टीथ्स हैं वो कितने होते हैं, किस काम के लिए हेल्प करते हैं, या हमारा जो फूड है उसमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं। फिर हमारी टंग आ जाती है, ये वर्सेटाइल मस्कुलर ऑर्गन है। विदाउट टंग तो आप देखो, एक तो फूड को टेस्ट नहीं कर पाओगे, फिर आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे विदाउट टंग, स्वलो नहीं कर पाओगे, स्वलो करने में भी टंग एक बहुत रोल प्ले करती है, बोल नहीं पाओगे, ठीक है, बोल नहीं पाओगे। आप खुद सोच के देखो, टंग अगर मूव नहीं करेगी तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, टेस्ट कर लो आप लोग। वर्सेटाइल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारा एक तरीके से हमारे माउथ के फ्लोर में रहता है, मतलब इसको ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा पसंद है तो ये ग्राउंड फ्लोर पर ही है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और सेंसरी सिस्टम है, डाइजेस्ट के लिए भी ज़रूरी है, साथ ही साथ अगर आपको लाइक टेस्टिंग के लिए या मैनिपुलेट, देखो वही बात होगी ना, मूवमेंट नहीं हो पाएगी, आपका फूड मूव कैसे करेगा, टंग बहुत ज़रूरी है, टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर आपको कभी भी किसी लाइक फूड का टेस्ट जानना है तो उसके लिए आपकी टंग होनी चाहिए, टंग में टेस्ट बर्ड्स होने चाहिए। बेसिक टेस्ट बर्ड्स सबको पता है, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर और यूमामी, उसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है। अब बोलस का फॉर्मेशन होना है, जैसे हमारा चू फूड है उसको एक तरीके से शेप देनी है, शेप करके ही तो तब स्वलो करोगे, ऐसा थोड़ी आपके पूरे माउथ में खाना फैला हुआ है, आपका फूड कहीं इधर है, इधर साइड है, लेफ्ट साइड में कुछ राइट साइड में, टंग की मूवमेंट नहीं हो रही, तो आपका बोलस कैसे फॉर्म होगा, वो टंग ही फॉर्म करेगी। फिर जब बोलस फॉर्म हो जाएगा ऐसे करके, फिर उसको डायरेक्टली वो स्वलो कर लेगा, होता है ना गैलैप करके आप साउंड आती है, ग्लैप, स्वलो करोगे, बोलस है वो फेरिंक्स के थ्रू जाके ईसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन है। सलाइवरी ग्लैंड है जो केमिकल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी हमने मैकेनिकल में टीथ देख लिए और हम केमिकल में सलाइवरी ले लेंगे जिसमें सलाइवा होता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारे सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड है वो थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है। मॉइस्ट होने की वजह से एक तो इजीली चू हो जाएगा, फिर उसको इजीली आप स्वॉलो कर सकते हो। अब सलाइवा में क्या क्या होता है, ऐसा क्या होता है सलाइवा में कि वो केमिकल डाइजेशन की तरह काम करेगा। देखो हमारे सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, जैसे एमाइलेज है जो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। माउथ के अंदर ही हो जाएगा ये काम, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है सिंपल शुगर में राइट इन द माउथ वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा, अब आ जाते हैं अपनी स्टमक की एनाटमी पे, ईसोफेगस से आ गए। अब बात करते हैं कि जो हमारा स्टमक है वो की ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे रिजर्वॉयर है हमारे फूड का, जो फूड आएगा ना माउथ के थ्रू वो कहाँ जाएगा, स्टमक में ही जाएगा। अब जिस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वहाँ मैकेनिकल और केमिकल मिक्सिंग, एक तो देखो मैकेनिकल मिक्सिंग हुई है, साथ ही साथ केमिकल ब्रेकडाउन होगा, और फिर उसके बाद वो एक पैसेज है। अब देखो ईसोफेगस से तो आ गया, ठीक है, ईसोफेगस से आने के बाद उसको कहाँ जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाना है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस तरीके से आगे मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा स्टमक के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ईसोफेगस है, फिर ये ईसोफेगस के बाद हमारा हमने पढ़ा था ना किस तरीके से डिवाइड हो जाता है हमारा। अब देखो जो स्टमक है वो अपर एब्डोमेन में आता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी होती है ना हमारी, तो उसमें क्या होता है, अपर एब्डोमेन में हमारा स्टमक आता है डायफ्राम के जस्ट नीचे, वो कनेक्ट करता है ईसोफेगस को। ईसोफेगस हमारी फिर कनेक्ट होती है
स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये सबको पता है हमारा स्टमक किससे कनेक्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। जे शेप्ड का ऑर्गन है, इसका कर्वेचर है, पोजीशन रहती है जो डिपेंड करती है कि किस तरीके से फुलनेस है, या अगर हमारा पेट ज़्यादा भर गया है तो क्या हो गया। अब रीजन में जैसे हमारा क्या आ गया, एक बार थोड़ा सा इसको लाइक डायग्राम के उससे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा फंडस है, या आप ये बोलो कार्डिया है। ये ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा ईसोफेगस स्टमक से मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं, जिसमें ईसोफेगस से स्टमक मिलता है, या स्टमक हमारा ईसोफेगस से मिल जाता है, जिससे कि यहाँ पे हमारा बैक फ्लो ना हो, हमारा जो खाना आया है या फूड ट्रैवल किया है ईसोफेगस से स्टमक में वो वापस नहीं चला जाए, ठीक है, बैक फ्लो ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए फंडस जो होता है ये है हमारा फंडस। फंडस हमारा अपर डोम शेप्ड है या बल्जेस अपवर्ड की तरफ रहता है, वहाँ पे हमारा अनडाइजेस्टिव फूड रहता है। जो भी अनडाइजेस्टिव फूड हो जाएगा या गैसेस होंगी या फिर जो हमारे डाइजेशन के टाइम पे रिलीज होती हैं वो यहाँ स्टोर हो जाती हैं, कहाँ, फंडस में। फिर बॉडी आ जाती है जिसको हम कॉर्पस बोलते हैं। कॉर्पस हमारा जो लार्जेस्ट रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा फूड मिक्स होता है। इस जगह ना फूड मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, जिसके जहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जैसे पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा बॉडी, वो बॉडी जो हमारा कॉर्पस है ना, ये कॉर्पस है, ओ है, ठीक है। अब ये कॉर्पस है हमारा, फिर एंट्रम आता है जो लोअर पोर्शन है हमारा, ठीक है, जो हमारे स्टमक का लोअर पोर्शन है, जहाँ पे ऑलरेडी मिक्सिंग हो गई है फूड की डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, जहाँ डाइजेस्टिव जो हमारे एंजाइम्स हैं वो पेप्सिन एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। फिर वो पाइलोरस में जाएगा। पाइलोरस हमारा टर्मिनल पार्ट है या एंड पार्ट है स्टमक का, जो लीड ऑन करेगा ड्यूडेनम से, ठीक है। पाइलोरस के थ्रू ही हमारा फूड कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा। ड्यूडेनम जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें क्या लगे होते हैं, ये देखो, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिससे कि बैक फ्लो ना हो। जहाँ भी स्फिंक्टर है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि कितना रिलीज होना है, या एक तरीके से कितने अमाउंट ऑफ फूड रिलीज होगा इस इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो उसको लगता है कि अब इसको मूव कर देना चाहिए। अब लेयर्स आती है। अब हम ये पढ़ के आए हैं लेयर्स स्टमक वॉल की, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सेरोसा। ये हमने कहाँ पढ़ी थी, अब ये एनाटमी में पढ़ी थी, हम जीआईटी में पढ़ के आए थे ना, जीआई ट्रैक की एनाटमी, वहाँ पे देखा था। अब म्यूकोसा हमारी इनर मोस्ट लेयर है जहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस में हमारे क्या आ गए, तो गैस्ट्रिक पिट है। अब म्यूकोसा में हमारा गैस्ट्रिक पिट हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करेंगे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर, म्यूकस, वो म्यूकोसा में होगा। सब म्यूकोसा हमारे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसमें नर्व और ब्लड वेसल्स रहती हैं जो म्यूकोसा को सपोर्ट करती हैं। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में हमारी 3 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनर ऑब्लिक, मिडिल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये हो जाती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना में। अब सेरोसा जो है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो मेम्ब्रेन क्या है, वो फ्लूइड सिक्रीट करती है, जिससे कि फूड के बीच में एक तरीके से ल्यूब्रिकेशन हो सके, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। स्टमक और सराउंडिंग ऑर्गन्स के बीच में एक तरीके से उसका फ्रिक्शन कम करती है, वहाँ हमारा सिरोसा होती है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और उनके सिक्रीशन क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो ये पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, सेल सिक्रीट करते हैं कुछ पर्टिकुलर एसिड, फिर कुछ जूसेस, या फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए। अब पेराइटल सेल है, पेराइटल सेल का काम है HCl को सिक्रीट करना, जो हमारे स्टमक के पीएच को कम करता है। हमारे पीएच को कितना कम कर देता है, 1.5 to 3.5 इतना हो जाता है। अब जिसमें एसिडिक इन्वायरमेंट है, जो बहुत ज़रूरी है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा कि वो पेप्सिन फॉर्म करे, ठीक है, पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा फूड का। अब चीफ सेल है, चीफ सेल हमारा प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजन, जो हमारा इनएक्टिव प्रीकर्सर है। अब चीफ सेल जो है हमारा पेप्सिनोजन तो बना रहा है, बट पेप्सिनोजन तो इनएक्टिव है, काम ही नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या होता है, उसको एक प्रोटीएज एंजाइम की ज़रूरत है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में,
ठीक है। अब जो म्यूकस सेल्स आ जाती है, म्यूकस सेल्स का काम क्या है? म्यूकस को सिक्रीट करना, बस इतना सा याद रखो। चीफ सेल्स का काम क्या है? पेप्सिनोजन को सिक्रीट करना। पेराइटल सेल का HCl को। जी सेल का काम है गैस्ट्रिन को, जी से याद रखो गैस्ट्रिन। अब ये कार्डिया और एंट्रम में मिलेगा आपको। कार्डिया एंट्रम हमारे बिल्कुल लाइक बॉडी और उसके डायरेक्ट एंड में आ जाता है ना, स्टमक के, बॉडी के बाद, कॉर्पस के बाद, ठीक है। कार्डिया हमारा बिल्कुल ऊपर हो जाएगा और एंट्रम हमारा बिल्कुल नीचे हो जाएगा। यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होगा जो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अब HCl है, HCl का नेचर है कोरोसिव इफेक्ट देना, वो तो नहीं बदलेगा। अब हमारी बॉडी को कुछ ऐसा सिक्रीट करना पड़ेगा जिससे कि स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कर सके। अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ, नहीं बचा पाए, तो क्या हो जाएगा? स्टमक की लाइनिंग से क्या होगा? अल्सर हो सकता है। अगर एक टाइम पे ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है ना, तो उससे क्या होता है? अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस HCl का तो नेचर है कोरोसिव इफेक्ट देना। तो म्यूकस सेल क्या करेंगे? म्यूकस सिक्रीट करेंगे जो क्या करेगा? स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अब एंट्रम है, एंट्रम में हमारे जी सेल्स आ गए। वो क्या करेंगे? जो हमारे एंडोक्राइन सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं या गैस्ट्रिन को सिक्रीट करेंगे ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से एक हार्मोन है, अब या ऐसे बोलो, एक हार्मोन जो स्टिमुलेट करेगा पेराइटल सेल को कि वो प्रोड्यूस करे मोर HCl। ठीक है, एक तरीके से ये आपस में ही कोरिलेट है। पेराइटल सेल क्यों HCl बना रहा है? क्योंकि जी सेल ने गैस्ट्रिन सिक्रीट करके ब्लड स्ट्रीम में बोला है, एक हार्मोन है, जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा पेराइटल सेल को। पेराइटल सेल बनाएंगे HCl बनाने के बाद फिर चीफ सेल आ जाएंगे। एसिडिक एनवायरनमेंट जो ज़रूरी है, एसिडिक एनवायरनमेंट पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद वो फिर क्या होता है? हमारे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं पेप्टाइड्स में। तो एक दूसरे से ये कोरिलेट करके ही चलते हैं आपस में। ये हमारी हर चीज़ जो है बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं वो साइकिल में ही चलती है, ऐसा नहीं है कि वो अलग से चलेगी। देखो फंक्शन जो होता है हमारे स्टमक का, इतना तो आप समझ गए हो क्या फंक्शन है हमारे स्टमक का। टेम्परेरी फूड का स्टोरेज करना, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करना, मैकेनिकल डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में टेक पार्ट करना। एसिड का जो प्रोडक्शन होता है स्टमक में वो किस तरीके से होता है आप ये समझिए। जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होगा पेराइटल सेल के अंदर तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन के बाद वो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाएगा। तो जैसे ही वो इन दोनों आयंस में टूटता है वहां पे आयन एक्सचेंज शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन आयन क्या होगा? वो ट्रांसपोर्ट होने लगेगा स्टमक ल्यूमेन में और फिर एक्सचेंज हो जाएगा पोटेशियम आयन से। जैसे ही पोटेशियम आयन से चेंज होगा तो हमारा क्या होगा? ठीक है, जो बाइकार्बोनेट आयन है ना वो क्लोराइड आयन से शिफ्ट हो जाते हैं, या क्लोराइड शिफ्ट है। जैसे ही क्लोराइड आयन शिफ्ट होंगे तो क्लोराइड आयन क्या करेगा? हमारा किससे कंबाइन हो जाएगा? ये हमारे हाइड्रोजन आयन से कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, हम एक बार समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन जो हमारे पेराइटल सेल के अंदर होगा, जो एक तरीके से पेराइटल सेल है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का रिएक्शन हुआ, उन्होंने कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन हुआ हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट अलग हो गए। वहाँ आयन एक्सचेंज के प्रोसेस में चले तो हाइड्रोजन आयन जो है वो स्टमक ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट हो गया, अंदर चला गया, जहाँ पे पोटेशियम जो था वो एक्सचेंज हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन अगर हमारा आयन अंदर गया है तो कुछ तो बाहर आया, हमारा पोटेशियम आयन वहाँ पे उसके एक्सचेंज में हुआ है। वहीं पे हमारी क्लोराइड शिफ्ट हो जाती है, जो हमारे डिसोसिएट हुए थे ना आयन, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा? वो आयन एक्सचेंज करेगा क्लोराइड के साथ। ठीक है, किसके साथ करेगा? क्लोराइड के साथ। अब क्लोराइड हमारा हाइड्रोजन आयन के साथ मिक्स होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन हो जाता है एसिड का स्टमक में। रेगुलेशन होना है एसिड प्रोडक्शन का बॉडी में, किस तरीके से रेगुलेशन होगा? जो गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है न्यूरल या हार्मोनल पैराक्राइन सिग्नल के थ्रू, जो डाइजेस्टिव के लिए बहुत एफिशिएंट है या बहुत ज़रूरी है, और फिर हमारा जीआई ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करेगा डैमेज से। न्यूरल रेगुलेशन में क्या होता है?
ऐसा नहीं है कि ये हो गया सब कुछ, इसमें एक एक चीज रिस्पॉन्सिबल है। हमारी वेगस नर्व होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो क्रूशियल रोल प्ले करेगी। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन है ना, उसको स्टिमुलेट करके, जब स्टिमुलेट होगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगी। एसिटाइल कोलिन रिलीज से क्या होगा, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जैसे ही जी सेल में गैस्ट्रिन का सिक्रीशन बढ़ता है तो वो क्या करता है, पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है कि एसिड प्रोड्यूस करे, HCl प्रोड्यूस करे। तो न्यूरल रेगुलेशन हो गया। हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होता है, हमारा जो गैस्ट्रिन जी सेल में बन रहा है वो किसके रिस्पॉन्स में है, वो हमारे फूड के इनटेक के रिस्पॉन्स में है। जब न्यूरल स्टिमुलेशन हुआ है वो सर्कुलेट करेगा। अब देखो गैस्ट्रिन जो है वो एक हार्मोन को सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो एक तरीके से रिटर्न हो जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक क्या करेगा, वहां पे जब हमारे पैराइटल सेल में वो HCl को सिक्रीट करेगा। तो अगर देखा जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे हिस्टामिन रिलीज होते हैं। ठीक है, इंड्यूस करता है, कैसे इनडायरेक्टली इंड्यूस करेगा या डायरेक्टली इंड्यूस करता है हिस्टामिन के रिलीज को। फिर पैराक्राइन रेगुलेशन आ जाता है, जैसे हमारा हिस्टामिन है, हिस्टामिन रिलीज करेगा, कहाँ से रिलीज होता है, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, जो हमारे एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स है ना उनसे रिलीज हो जाएगा, जो हमारे H2 रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, हमने बात की थी ना हिस्टामिन्स की, तो उसमें H1 अलग आ जाते हैं, H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर पैराइटल सेल्स में होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं, बूस्ट करेंगे एसिड की सिक्रीशन को, जो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमारा गैस्ट्रिन है वो पोटेंशियली या इफेक्ट पड़ता है या न्यूरल इनपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए सोमैटोस्टेटिन जो है वो रिलीज होगा डी सेल्स के थ्रू। हमारे स्टमक की लाइनिंग में डी सेल्स भी हैं, उसके थ्रू सोमैटोस्टेटिन रिलीज होगा। वो एक्ट करेगा लोकल इनहिबिटर ऑफ एसिड सिक्रीशन, क्योंकि मेंटेन करना है ना। अब हर चीज़ की एक्सेसिवनेस तो बेकार हो जाएगी, बड़ा हर चीज़ की अति तो बड़ी है ना, हमने वो अति तो खराब है हर चीज़ का, जो जितना ज़्यादा होगा वो उतना हार्मफुल हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो उसको भी मेंटेन करना है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर कुछ चीज़ हार्मफुल भी अगर सिक्रीट हो रही है तो उसको भी मेंटेन करने के लिए अलग से एक सिस्टम लगाया गया है। पेप्सिन और प्रोटीन डाइजेशन में क्या होता है, जो पेप्सिन हमारा एक क्रिटिकल एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। प्रोटीन डाइजेस्ट करके क्या बनेगा, हमारा पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको बाद में चल के वो और ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब पेप्सिनोजन है, ये हमारा किसके एक क्लासिक एग्जाम्पल ले लो, जाइमोगिन है, जो इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर होता है। वो एक्टिव फॉर्म में तब आता है जब हमारे स्टमक में एसिड होता है, मतलब जैसे ही स्टमक के एसिड के कांटेक्ट में आएगा ना ये एंजाइम, तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। एक्टिव फॉर्म की वजह एक्टिव फॉर्म के बाद ही हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन डाइजेस्ट होके कन्वर्ट होता है हमारे पेप्टाइड्स में। अब वो कहाँ होगा, वो हमारे स्टमक में। अब वहाँ पर सेल्स हैं, जो सेल क्या कर रहे हैं, हमारे म्यूकस और बाइकार्बोनेट की जो थिक लेयर है वो प्रोटेक्ट कर रही है, एक तरीके से सेल्फ डाइजेशन के तरीके से मान के चलो। अब पहले तो एक्टिवेशन हुआ, फिर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जो एसिडिक इन्वायरमेंट है स्टमक में, ल्यूमेन में, जो आप मान के चले स्टमक के ल्यूमेन में एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, जिससे पेप्सिनोजन जो है वो एक तरीके से कॉन्फर्मेशनल चेंजेस के थ्रू गया, क्योंकि हमारा पेप्सिनोजन तो इनएक्टिव फॉर्म में था ना, उसको एक्टिव फॉर्म में बनाना है। तो वो एक्टिव फॉर्म में कैसे आएगा, जब वो कैटालाइज होगा या कुछ उसमें चेंजेस आएंगे तो हमारा एक्टिव पेप्सिन बन जाएगा। डाइजेस्टिव प्रोसेस में ये होता है, जो पेप्सिन एक्टिवेट हुआ है, पेप्सिन क्या करेगा, क्लीव करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को, जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में होता है। देखो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव करने के लिए पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल है। अब ऐसे मान के चलो हमारा ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया, इसके पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करने के लिए क्या ज़रूरी है, पेप्सिन ज़रूरी है। और पेप्सिन कहाँ से आया है, हमारा पेप्सिनोजन से, वो स्टमक की ल्यूमेन से एक्टिवेट हुआ है, या फिर आप ऐसे बोलो कि उसका एसिडिक एनवायरनमेंट में जाके उसके कॉन्फर्मेशनल चेंजेस हुए। फिर हमारा वो क्या होगा, पेप्टिड्स जो थे वो बॉन्ड ब्रेक हुए, फिर क्या होगा, हमारा एरोमेटिक अमाइनो एसिड के पास लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में आ जाएंगे या अमाइनो एसिड्स में आ जाएंगे। जब हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद भी वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये हमारा डाइजेशन था पूरा। अब आते हैं स्टमक के बाद अपने स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने एक नॉर्मल देखा था
20 फीट लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली, लॉन्ग कॉइल ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में हमारा क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और जेजुनम इलियम में हमारा एब्जॉर्प्शन टेक पार्ट करता है। ठीक है, मैक्सिमाइज जो एब्जॉर्प्शन होना है वो यहाँ होगा इसमें। अब ड्यूडेनम हमारा 10 इंच लॉन्ग रहता है, जेजुनम हमारा 8 फीट लॉन्ग रहता है, और इलियम हमारा 12 फीट लॉन्ग रहता है। ड्यूडेनम क्या करेगा, जो चाइम आया है स्टमक से उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करेगा। वहाँ पे कुछ एंजाइम्स, पेनक्रियाज, लिवर, बाइल, ये सब चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। जेजुनम में हमारे क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, जो हमारा प्रोसेस चाइम है ना। फिर जेजुनम की लाइनिंग जो रिच रहती है विलाई और माइक्रोविलाई से, उससे क्या होगा, मैक्सिमम सरफेस एरिया, हमारा सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इलियम हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट सेगमेंट है, 12 फीट इन लेंथ रहता है, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन रहता है, और जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है उसको पास ऑन कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इलियम हमारा क्या रखता है, पेयर्स पैचेस रहते हैं। पेयर्स पैचेस जो है वो बहुत ज़रूरी है इम्यून सर्विलेंस के लिए। अब देखो इलियम क्या करेगा, अगर उसको लगता है कुछ एज एन इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो वो उसको देखेगा, सब कुछ उसको मेंटेन करेगा, क्योंकि वहाँ पे इम्यून है ना, इम्यूनिटी भी देखनी है भाई। अब कुछ खा पी के तुमने उल्टा सीधा खा लिया और उसको पचा दिया पेट में, तो उसको डाइजेस्ट भी करना है। डाइजेस्ट के बाद उसको देखना भी है कि भाई इन्फेक्शन ना हो जाए। होते हैं ना इंटेस्टाइन इन्फेक्शंस हो जाते हैं बहुत लोगों को, जस्ट बिकॉज कि आप कुछ ज़्यादा ही उस पर बोझ बर्डन डाल देते हो। तो यहाँ पे इलियम हमारा इम्यून सर्विलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेयर्स पैच है इलियम में। फंक्शन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये तो कोई बात ही नहीं है कि इसमें हम फंक्शन डिस्कस करें, कि डाइजेस्ट करेगा ड्यूडेनम में, एब्जॉर्ब करेगा वहाँ हमारे इलियम में जाके, जेजुनम और इलियम में ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर उसको ब्रेक डाउन करके जो अनडाइजेस्टिव पार्ट रह जाएगा उसको कहाँ मूव कर देगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटमी पढ़ते हैं। 5 फीट लेंथ में रहता है और कुछ सेवरल पार्ट्स में डिवाइड है, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है हमारा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले याद रखो हमारा ये सीसम हो गया, कॉलन है, रेक्टम एनस है। अब ये हमारा क्या हो जाता है, कॉलन हमारी डिवाइड हो जाती है। कॉलन हमारी 4 पार्ट में आती है, एक तो असेंडिंग हो जाती है, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, ट्रांसवर्स, ये 4 में आ गए। इसके नाम याद रख लो, वैसे तो आपको याद हो ही जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के। अब ये पाउच जो सीसम है हमारा, वो पाउच लाइक होता है। इसमें एक तरीके से हमारी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की बिगनिंग है जो इलियम से कनेक्ट होती है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसकी इलियम से हमारा कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सीसम, किसके थ्रू, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू। इलियोसिकल वाल्व है जो एक तरीके से द अपेंडिक्स और नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो अटैच रहता है सीसम से, जो इम्यूनिटी की तरह प्ले करता है, रोल करता है, जिसका रोल है इम्यूनिटी। कॉलन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, 4 सेगमेंट है। असेंडिंग कॉलन क्या करेगा, वो ट्रैवल करेगा अपवर्ड ट्रैवल करता है सीसम ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ट्रांसवर्स कॉलन होता है, वो पास करता है अक्रॉस द एब्डोमेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ये क्या करेंगे, ये इनकी अलग ही वो चल रही है कि भाई तू ऊपर लेकर जा, फिर साइड लेके जा, राइट से लेफ्ट जा, लेफ्ट से फिर नीचे साइड में डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड से एस शेप में फिर चला जा। मतलब ये एक तरीके से असेंडिंग है, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। कैसे याद करोगे, अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ सीसम हमारा ये हो गया ना, अपेंडिक्स है ये हमारा। अब यहाँ इलियम से कनेक्ट हो गया, इलियम से सीसम से यहाँ चला, ये वाल्व है इलियोसिकल वाल्व। इलियम से जैसे ही ये आया यहाँ सीसम में, सीसम से असेंडिंग कॉलन से चढ़ा ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड से क्या हुआ, फिर ये मूवमेंट जाएगा एब्डोमेन में, राइट साइड ऑफ द, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, एब्डोमेन में हो रहा है। राइट साइड एब्डोमेन में जाना शुरू करेगा, वहां से हमारा ट्रांसवर्स कॉलन है, राइट से लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट से फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, जो हमारी डिसेंडिंग कॉलन है। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, फिर सिग्मोइड कॉलन आती है जो एस शेप बनाती है। एस शेप कॉलम सेगमेंट जो है वो हमारा रेक्टम से कनेक्ट होता है, एक जो टेम्पररी स्टोरेज है, स्टोर कर लो कह लो। फिर उसके बाद एनस से वो क्या होता है, एक्सपेल आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। फंक्शनिंग की बात करें तो फंक्शन से आप देखो क्या फंक्शन कर रहा है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा,
फर्मेंटेशन करेगा, वहां पर विटामिन सिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन रहेगा, फीकल का स्टोरेज और एलिमिनेशन हो जाता है। वो रेक्टम और एनस की बात है, डिफिकेशन की। अब सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वहां पे क्या होगा, प्रोड्यूस और सिक्रीट होता है सलाइवा, जो बहुत जरूरी है एज अ केमिकल डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब सलाइवरी ग्लैंड में भी हमारे मेजर जो सलाइवरी ग्लैंड हैं उसमें पैरोटिड ग्लैंड्स आ जाते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस करना। सलाइवा प्रोड्यूस करने के बाद मॉइस्चनिंग, ल्यूब्रिकेट करना फूड को, जिससे वो इजीली चू कर पाए, चू करके स्वलो कर ले नीचे। डाइजेशन में हेल्प करेगा। डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा एंजाइम के थ्रू। जो हमारा एमाइलेज एंजाइम होता है ना, उसके थ्रू होता है, जिससे कि वो ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपल शुगर में या स्मॉलर शुगर में। हमारे टीथ्स और टिश्यूज को भी एक तरीके से प्रोटेक्ट रखता है एसिड को न्यूट्रलाइज करके, जिससे ओरल हाइजीन बनी रहे। जो एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स है ना, उसके थ्रू फैसिलिटेट करेगा डिसॉल्विंग फूड पार्टिकल्स के थ्रू। कांटेक्ट में आएगा टेस्ट रिसेप्टर के, जो टंग है, ठीक है, ये आता है हमारा नॉर्मली। पेनक्रियास पर आते हैं। पेनक्रियास हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारा थोड़ा सा पेनक्रियास जैसे ड्यूडेनम है, ये एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया, कॉमन बाइल डक्ट आ गया यहाँ, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, इस तरीके से ये हेड है बॉडी। अब जो पेनक्रियास है वो हमारा ग्लैंडुलर ऑर्गन है, जो स्टमक के पीछे रहता है, स्टमक के पीछे और ड्यूडेनम के पास। इसका ये लॉन्गेटेड है, जिसमें हेड, बॉडी, टेल है। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है, हमारे पेनक्रियास में 2 तरीके के टिश्यूज आ जाते हैं। कौन कौन से, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन टिश्यूज जो होता है वो मेजॉरिटी ऑफ पेनक्रियास है हमारा, ठीक है। जैसे जिसमें हमारा अगर बात करें शेप की तो स्मॉल है थोड़ा सा, और ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्नाई। अब एंडोक्राइन टिश्यू जो हमारा स्मॉल क्लस्टर में है उसको हम बोलते हैं, जो हमारा एंडोक्राइन है। अब तो एक्सोक्राइन की बात की है, एक्सोक्राइन हमारा ग्रेप लाइक हो गया। अब एंडोक्राइन टिश्यू जो हमारा स्मॉल क्लस्टर में है उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं, एंडोक्राइन। ठीक है, 2 टिश्यूज हो गए ना, एक्सो और एंडो। एक्सो को हमने एक्नाई बोल दिया, एंडो को क्या बोलेंगे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अब फंक्शन क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन के बेसिस पर बात करें तो इसका काम है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, जो देखते हैं, चेक करते हैं। एक्सोक्राइन हमारे जो क्या करेंगे, एक्नाई है, वो सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे हमारा पेनक्रियाटिक जूस है ना, उसको सिक्रीट करेगा, जो जिसमें हमारे एंजाइम्स आ जाते हैं। प्रोटीएज है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, लाइपेज है फैट डाइजेशन के लिए। तो ये याद रख सकते हो आप। इसमें ये याद रखना, हमारा जो एक्सोक्राइन फंक्शन है पेनक्रियास का, एंजाइम प्रोड्यूस करना, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस है हमारा। अब जो एक्नाई सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम, एंजाइम्स में हमारे आएंगे प्रोटीएज, जो प्रोटीन के लिए जरूरी है डाइजेशन के लिए, एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए जरूरी है, और लाइपेज हमारा फैट के लिए जरूरी है। ओके, तो इससे क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक काइम को, जो स्टमक से आ रहा है। आने के बाद वो स्टेबल या सूटेबल एनवायरनमेंट बनाएगा एंजाइम का, जिससे कि वो ड्यूडेनम में जाके प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। ओके, ये था हमारे पेनक्रियास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, अपनी बॉडी कहीं से कहीं पे पहुंच जाओ। किसी को पहले सोचा है कभी बचपन में कि यार खाना बस खाने के मतलब है, ये नहीं पता था कि खाना जाता कहाँ से, कैसे जाएगा, क्या काम हो रहा है। इतना काम होता है भाई, हमारी बॉडी को अलग काम है। तो अगर किसी को रेस्ट चाहिए ना, कोई पूछे क्या कर रहे हो, अभी डाइजेस्ट कर रहे हैं, अभी हमारा फूड ट्रैवल हो रहा है कहाँ, पेनक्रियास में। हम अभी पेनक्रियाटिक जूसेस बना रहे हैं, एंजाइम देखो काम कर रहे हो, वो बॉडी काम कर रही है, मतलब आप ही काम कर रहे हो। जरूरी नहीं है फिजिकल लेबर करो। थोड़ा अपनी इंटरनल बॉडी के बारे में जानकर ये कह सकते हो कि हम अभी भी काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं आलस के एक तरीके से आइडियाज निकालना, लेजीनेस के। ओके, लेजी नहीं होना है पढ़ाई के टाइम पे। लिवर की एनाटमी देखो, लिवर कुछ एक तो देखो, सबसे पहले लिवर हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में मिलेगा, डायफ्राम के नीचे। ये भी डायफ्राम के नीचे है, स्टमक भी डायफ्राम के नीचे है।
टू मेन लॉब्स आ जाते हैं। लॉब्स में हमारे क्या आएंगे, एक तो राइट और लेफ्ट आ जाएगा, जो फर्दर डिवाइड हो जाता है, सब डिवाइड लॉब्यूल्स में डिवाइड होता है। पहले हमारे लॉब्स आ जाते हैं, लॉब्स राइट और लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट और लेफ्ट। अब राइट और लेफ्ट भी हमारा किस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट और राइट है, लॉब, फिर ये डिवाइड हो जाता है लॉब्यूल्स में, लिवर। अब फिर क्या होता है, जो हमारा लिवर है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है जिसे हम हिपैटोसाइट बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। लिवर को हम हिपैटिक सिस्टम भी बोलते हैं, एक तरीके से हिपैटिक भी बोलते हैं, क्योंकि वो हिपैटोसाइट सेल से बना है, जो बहुत मेटाबॉलिक और डिटॉक्सिफिकेशन स्टोरेज फंक्शन कैरी आउट करता है। उसका काम है कि बहुत सारे अलग अलग फंक्शन करना, जिसमें एक फंक्शन है बाइल का प्रोडक्शन करना। हमने बात की थी ना कि लिवर बाइल को ड्यूडेनम में लेकर जाता है। अब लिवर प्रोड्यूस करेगा बाइल को, जो स्टोर हो जाएगा हमारे गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से वो रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और इमल्सीफाई करेगा और हेल्प करेगा फैट के डाइजेशन के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन में लिवर फिल्टर करता है टॉक्सिन या हार्मफुल सब्सटेंस ब्लड से, क्या जो मेटाबोलाइज ड्रग्स हुई हैं उनको। न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिज्म होगा, फिर स्टोरेज करेगा। लिवर हमारे बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करता है कि आने वाले समय में उसको यूज कर सके, ठीक है। लिवर हमारा खजाना भी है, एक तरीके से वो ट्रेजर सिस्टम भी रखता है, उसको विटामिन मिनरल्स स्टोर करने की, आने वाले समय में अगर कुछ होता है तो मैं कम से कम यूज़ तो कर लूँगा। तो ये लिवर का फंक्शन है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो हमारे फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है ना, हमने पढ़े थे, अपने कहाँ पढ़े थे, हीमोपोएटिक सिस्टम में पढ़े थे ना, ब्लड के टाइम पे क्लॉटिंग फैक्टर्स कोएगुलेशन में, वहाँ याद आया कुछ, तो ये वहाँ पढ़ा था। तो ये लिवर सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, जैसे फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन हो गया। अब जीआईटी की मूवमेंट जानते हैं, जीआईटी में किस तरीके से मूवमेंट होती है, हमारा फूड की मूवमेंट होगी, एक तरीके से हमारा फूड जो है प्रोपेल होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर उसको मिक्स भी किया जाएगा। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स में मिक्स करना ज़रूरी है ना, ऐसा थोड़ी है कि माउथ से गया, माउथ से स्वॉलो कर लिया, नीचे पहुंचा, स्टमक में पड़ गया, पड़ने के बाद क्या है, फिर जेजुनम में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, वीनस, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ मूवमेंट होगी। मूवमेंट में क्या होगा, इफेक्टिवली उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, उसको तोड़ा फोड़ा जाएगा, फिर उससे जो चीज़ चाहिए वो निकाली जाएगी, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे समझो, पहले तो अगर किसी ने आपके पैसे लिए हैं, उसने नहीं दिए, पहले तो उसे खूब कूटो, ब्रेक डाउन कर दो उसको, ठीक है, फिर उससे पैसे निकलवाओ। कैसे, बैंक भी तो यही करता है ना, पहले तो उसको एक तरीके से ब्रेक डाउन करेगा कि भाई दे दे, या तो अच्छे से, क्रेडिट कार्ड वालों का सिस्टम है ये, बैंक वालों का नहीं है, सॉरी। क्रेडिट कार्ड वो दिखाते हैं ना मूवी में, मारपीट लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सब कुछ छीन लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे उनका पूरा मनी आ जाए, और फिर उसको फेंक देते हैं। ऐसी हमारा ये मूवमेंट रहता है जो बहुत ज़रूरी है जीआई ट्रैक में। मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो आते हैं, जैसे पेरिस्टलेसिस है, सेगमेंटेशन है, मास मूवमेंट, हॉस्टल चर्निंग और स्वॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा मेन टाइप में पेरिस्टलेसिस में एक रिदमिक वेव आती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में हमारा फूड प्रोपेल होता है जीआईटी ट्रैक में कैसे होगा, वो ईसोफेगस से रेक्टम तक जाता है। कहाँ से, ईसोफेगस से रेक्टम में। कैसे हेल्प आउट करेगा, पहले तो बॉलस को मूव करेगा, चाइम होगा, फीकल बनेगा और उसको डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू जाएगा, ठीक है। ये हमने मूवमेंट पढ़ी है। मूवमेंट पढ़ रहे हैं यहाँ हम, ये नहीं पढ़ रहे क्या हो रहा है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से डाइजेशन होना है, किस तरीके से कहाँ एंजाइम्स मिलने, बिछड़ने और ब्रेक डाउन होके एब्जॉर्ब होने हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे पेरिस्टलेसिस हो गया, उसमें हमारा माउथ से बोलस आया, बोलस से हमारा स्टमक में जो भी चीज़ हुआ, चाइम बन के वो ड्यूडेनम में गया, ड्यूडेनम से अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो वहाँ गया था, कहाँ गया था, लार्ज इंटेस्टाइन में, फीकल रेक्टम में था, एक तरीके से स्टोरेज हो गया था, तो फीकल रेक्टम से एनस के थ्रू निकल जाएगा। सेगमेंटेशन है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तरीके से मिक्सिंग होनी है। मिक्सिंग कैसे होगी, जो डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइल थे उनकी मिक्सिंग के बाद ही ना एब्जॉर्प्शन होगा। ड्यूडेनम में सब कुछ मिक्स हो गया, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कराया जाएगा, और एब्जॉर्प्शन किसके क्लोजर कॉन्टैक्ट रहता है, इंटेस्टाइन वॉल के। इंटेस्टाइन वॉल के अगर कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा तो कैसे एब्जॉर्प्शन कर पाएगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई दूर दूर खड़े हुए वो एब्जॉर्प्शन कर लेगा, नहीं, उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तब एब्जॉर्ब होगा। मास मूवमेंट में लार्ज स्केल पर होता है, ये हमारा जो कॉलन है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे फीकल मैटर हमारा रेक्टम में मूव करता है,
अब देखो ये फ्यू टाइम्स अ डे रहता है, मास मूवमेंट दिन में कुछ टाइम हो जाता है, और ऑफन आफ्टर ईटिंग, ईटिंग के बाद होता है। जो हमारा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है ना, उसे हम मास मूवमेंट। अब कोई पूछे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है, अब देखो जब भी HABP आप पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, तो उसमें अगर ऐसा कुछ लिखा है ना, ऑल्सो नोन एज और इट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ये ज़रूर याद करके रहना। कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, बैठे रहते हैं कि अच्छा इसको क्या नहीं आता होगा, क्या नॉर्मल नहीं पढ़ा, तो ऐसे ही अगर नहीं पढ़ के गए गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, वो पूछ लेगा व्हाट इज गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, तो वो याद कर लेना। हॉस्टल जर्निंग में ये होता है कि हमारा जो कॉलन है, कॉलन में फिलिंग और एम्प्टी होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। हॉस्ट्रा होता है वो पाउच है हमारा, उसमें फिलिंग और एम्प्टी होता रहता है। देखो फिल भी होगा, फिर उसके कुछ टाइम बाद एम्प्टी हो जाएगा, जहाँ क्या होता है हमारा जो मैटर है, जो वेस्ट हो रहा है या वेस्ट जाने वाला है, वहाँ से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होने वाला है फीकल मैटर से। फिर swallowing है, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स है, जहाँ पे हमारा फूड माउथ से स्टमक में जाता है। ये इसमें हमारा वॉलेंट्री एक्शन है एक तरीके से, और एक तरीके से हमारा इनवॉलेंट्री भी आ जाता है, जो फेरेनिक्स से ईसोफेगस में जाता है। क्योंकि अब भाई स्वॉलो कर लिया, अब उसको तो अब वो होता है ना कि निगलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एनाकोंडा वाली बात है कि भाई अब खा लिया है, पड़े रहो, उसको डाइजेस्ट करते रहो। अब इस तरीके से यहाँ है कि वॉलेंट्री एक्शन, अगर आपने स्वॉलो किया है, स्वॉलो करने के बाद आपको इनवॉलेंट्री जो फेरेनिक्स और ईसोफेगस है उसके थ्रू तो जाना ही पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है हमारे न्यूट्रिएंट का। डाइजेशन में हमारा क्या होता है, जो हमारा फूड है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर में, फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसमें हमारे मैकेनिकल और केमिकल एक्शंस आ जाते हैं। मैकेनिकल में हम बात करें तो माउथ और स्टमक है, फिर हमारे केमिकल की बात करें तो डाइजेशन होना है। किसका डाइजेशन होना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम में, वहाँ से वो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हर चीज़ के थ्रू जाएगा। कुछ डिसऑर्डर्स हैं, अब हमारा GIT ऐसा नहीं है कि पूरा फिक्स्ड है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। अब देखो हर चीज़ बन रही है, बिगड़ रही है, तो वो भी देखा जाएगा। अब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा स्टमक एसिड जो है ना वो फ्लो बैक करता है। अब क्या करेगा, ये हमने बात की थी ना रिफ्लक्स की, कि रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स बहुत कॉमन हो गया है आजकल। तो उसमें क्या होता है, जो हमने लिया है स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में तो एसिड के साथ मिक्स हो रहा है फूड, एसिड के साथ जैसे ही मिक्स होगा, बट उसके क्या हुआ, स्पिंटर वीक हो गए हैं। स्पिंटर वीक होने की वजह से वो एसिड बैक जा रहा है ईसोफेगस में, वो आपको फील भी होता है यार ये क्या है, ठीक है। उसकी वजह से किसी किसी को हार्ट बर्न, रिजर्जिटेशन, चेस्ट पेन, स्वलो करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप एंटासिड्स लेते हो, एंटासिड, H2 ब्लॉकर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। कभी बहुत ऐसे केसेस आते हैं, सीवियर केसेस, जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम सर्जरी की ज़रूरत हो, बट ऐसे पॉइंट पे पहुँच गए हैं कि भाई बिल्कुल नहीं हो पाता, तो एक सबसे पहले ना, अगर रिफ्लक्स एसिड है या एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लो। अपना ऐसा लाइफस्टाइल करो, एक तो सबसे पहले वेट लॉस कर लो। वेट लॉस की वजह से भी बहुत होता है कि वेट गेन है तो उसका रिफ्लक्स होता है एसिड का। डाइट चेंज कर दो। मेडिकेशन पे तो एक तरीके से जब बहुत ज़रूरी है, जैसे आज है, आपको आज प्रॉब्लम हुई है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो मेडिकेशन ले लो। बट आपको डेली अगर ऐसा प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद जो भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, कुछ तो करोगे। मेडिकेशन पे तो जिंदा नहीं रह सकते हो पूरे टाइम, इसलिए आपको लाइफस्टाइल अपने बदलने पड़ेंगे। आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके थोड़े से बदल दो, जीने के नहीं, खाने पीने के तरीके, ठीक है। उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज इन्वॉल्व कर दो, जिससे वेट लॉस हो सके आपका। पैप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है। अब इसमें अल्सर्स या सोर्स हो जाते हैं, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है, अब देखो एक तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, या लंबे समय तक आप एनसेड्स यूज़ करोगे ना, उसकी वजह से भी अल्सर्स हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान, इसलिए कहते हैं मेडिकेशन ज़्यादा नहीं यूज़ करनी चाहिए। जब तक कि आप लाइफस्टाइल चेंज की वजह से उसको मैनेज कर सकते हो ना, तब तक उसे लाइफस्टाइल से मॉडिफाई कर लो, ठीक है। अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी आप जो GI के डिसऑर्डर्स है ना, उनको मैनेज कर सकते हो, जब तक वो सीवियर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीवियर केस है सर्जरी का, लेकिन आप क्या कर रहे हो, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहे हो अपने बैठ के। लाइफस्टाइल हो गया मॉडिफाई, तुम मॉडिफाई हो जाओगे उसके चक्कर में।
अगर मेडिकेशन और सर्जरी के टाइम पे तुम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना शुरू करो, तो हर चीज़ का एक समय है। अब इसमें हमारा इन्फेक्शन हुआ है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है हमारा अल्सर। कभी कभी होता है कि अगर आप लंबे समय तक एनसेड यूज़ करते हो तो हो जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लो। अब एंटीबायोटिक्स हैं, पीपीआई हो गए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के भी हैं। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आईबीएस, आईबीडी, क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल फाइबर्स नहीं लेते, उल्टी सीधी फास्ट फूड चीज़ें खाते हैं, उससे हो जाता है। डाइटरी चेंजेस का ज़रूरी है। स्ट्रेस की वजह से भी आईबीएस होता है। जो ज़्यादा सोचते हैं या ज़्यादा उनको स्ट्रेस रहता है, मैनेज नहीं कर पाते स्ट्रेस को, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ फंक्शंस हैं, ठीक है, एक तरीके से आप बोलो फंक्शनल डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ फंक्शंस नहीं, सॉरी, फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाता है, जहाँ पे आपको क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, बॉल मूवमेंट, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा, या आपको दोनों हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे आईबीडी में क्या होता है, आईबीडी में सिर्फ इतना सा होता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो आईबीडी है। आईबीएस में कुछ एक्स्ट्रा डिसऑर्डर सिम्टम्स आ जाते हैं। ग्रुप सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है ना हमारा, तो उसमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे एब्डोमिनल पेन हो जाएगा किसी को, बॉल मूवमेंट में चेंजेस, कुछ लोगों को आईबीएस से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आईबीएस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाता है। अब क्या होगा, अब ये सब चीज़ होंगी, पेन भी होगा, ब्लोटिंग, डायरिया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें क्या करोगे, एंटी स्पैस, देखो पेन है तो एंटी स्पैस्मोडिक ले लोगे, लाइक डायरिया कॉन्स्टिपेशन है तो लैक्सेटिव ले लोगे, डायरिया है तो एंटी डायरियल ड्रग्स ले लोगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपको खुद ही अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना पड़ेगा। आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, चीज़ों को नॉर्मलाइज करो। हर चीज़ ऐसा नहीं होता, अगर ये नहीं होगा तो तुम पे, तुम्हारी जान पे नहीं बनाएगी, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। काम टाइम पे करो, हर चीज़ पढ़ाई टाइम पे करो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस नहीं होगा तो आईबीएस नहीं होगा। अब आईबीडी है, आईबीडी में क्या होता है कि हमारा एक क्रोन्स डिजीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। आईबीडी ऐसा है कि बहुत सीवियर कंडीशन में होता है, ऑलमोस्ट आईबीएस होता है, आईबीएस के बाद अगर ऐसा होता रहे तब जाके आईबीडी की प्रॉब्लम हो जाती है। सीलिएक डिजीज़ है जिसमें एक तरीके से इंजेक्शन होता है ग्लूटोन का, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा हमारी ग्लूटोन फ्री डाइट है, या हम ग्लूटन नहीं लेते, हम ग्लूटन नहीं खाते। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है जो क्या करता है, इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसको डैमेज करेगा। डैमेज करने के बाद आपको, अब कैसे मैनेज करोगे यार, देखो हर चीज़ को दवाई से नहीं मैनेज कर सकते। अब ग्लूटन कर रहा है सब कुछ, तो ग्लूटन फ्री डाइट खाने लगो, स्ट्रिक्ट ग्लूटन फ्री रहोगे तो वहाँ सीलिएक डिजीज़ जो है वो कवर हो जाएगी, आपको नहीं होगा। अब गैल स्टोन्स हैं, गैल स्टोन क्या होते हैं, हमारा जो गैल ब्लडर है उसके अंदर ना लाइक हार्डन डिपॉजिट्स हो जाते हैं। अब वो बोलते हैं ना, पित्त की थैली में वो पथरी हो गई है, सुना होगा आई गेस, अगर नहीं सुना तो गॉल स्टोन हो जाते हैं गॉल ब्लडर में स्टोन्स, जिसकी वजह से बाइल डक्ट हमारा ब्लॉक हो जाएगा। बाइल डक्ट ब्लॉक होगा, क्या होगा, बाइल एसिड नहीं बनेगा। बाइल एसिड नहीं बनेगा, वो डाइजेशन में हेल्प करने वाला था वो नहीं कर पाएगा। जब नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका इंडाइजेशन होगा या वॉमिटिंग, जॉन्डिस, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। अब इसके लिए या तो आप क्या करो, गॉल स्टोन्स जो हो गए हैं, पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं तुमने अपनी थैली में, पित्त की थैली में या गॉल ब्लैडर में, तो उसको क्या करो, या तो मेडिकेशन से रिमूव करा लो, डिसॉल्व करा लो कि मेडिकेशन से डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर सर्जरी के थ्रू आपको गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ेगा। आजकल बहुत लोगों में क्या होता है, गॉल स्टोन हो जाते हैं तो उनका गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है। बट क्या होता है, कुछ ऐसा होता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा, वो नॉर्मली रिमूव करने के बाद भी बस एक स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, जो देखना पड़ता है कब खाना खा रहे हो कब नहीं खा रहे हो, क्योंकि इतना स्ट्रांग नहीं रहता आपका गॉल ब्लैडर के बाद, क्योंकि कोई एक आपकी एक आर्मी से एक सोल्जर बाहर निकल गया है, बटालियन से बाहर है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब पेनक्रेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो गई पेनक्रियाज में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इसके लिए हॉस्पिटलाइज होना है सपोर्टिव केयर के लिए, क्योंकि वो ही लोग आपको एज इन हेल्प कर पाएंगे। अब हमारा कॉल-रेक्टल कैंसर है, अब देखो कैंसर की बात तो अलग ही हो गई, कॉलन और रेक्टम में अगर कैंसर हो जाता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें
अफेक्ट होंगी। और जहाँ कैंसर की बात है वहाँ या तो कीमोथेरेपी होगी, सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी है। अब टारगेटेड थेरेपी पे डिपेंड करती है कि कौन सी स्टेज का कैंसर है या किस जगह है, लोकेशन क्या है कैंसर की, तो उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सिम्टम्स ऐसे क्या होता है, आपको नॉर्मल सिम्टम्स ही होंगे, बॉल हैबिट में चेंजेस आ जाते हैं, ब्लड आता है स्टूल्स में, आपका वेट लॉस होने लगता है, आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है। एक हमारे पता है क्या प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ, ये है जब तक हम ऐसे पॉइंट पे ना पहुँच जाएं कि मरने जीने की सिचुएशन ना जाए, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास ऐसे जाएंगे पेट दर्द हो रहा है तो वो पेट दर्द की दवाई देगा आपको। बट क्या होगा कि ये पता नहीं होता क्यों कैंसर डिटेक्ट नहीं हो पाते इंडिया में, या लास्ट स्टेज पर ही क्यों हो पाते हैं, क्योंकि उनके रूटीन चेकअप्स नहीं होते। हमारे इंडिया की बस एक थोड़ा सा हमारे यहाँ ये परेशानी आ जाती है कि अगर रूटीन चेकअप हो ना, तो रूटीन चेकअप से पता चलता है कि एज इन 25 या 30 ईयर में कराते रहना चाहिए, तो पता चलता है। बट एक ये भी फ्री है कि भाई टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, मरना तो है, स्टेज 4 में ही देख के बिल्कुल एट द एंड पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा एक थोड़े से थिंकिंग अलग है हमारी। अब कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन में या फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट जो होने वाली थी वो नहीं होती, या स्टूल पास नहीं हो पाता, या बहुत डिफ़िकल्टी से पास होता है, तो इसमें आपको बॉल मूवमेंट में थोड़ा सा वो हो जाएगा, हार्ड लंपी स्टूल होगा। कभी कभी क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में, यू विल नॉट फील टू पूप, तो वो हो जाता है बॉल मूवमेंट में। अब इसमें आप ट्रीट कैसे करोगे कॉन्स्टिपेशन में? देखो, डायरेक्टली मेडिकेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, लेक्सेटिव के लिए आप फाइबर्स में अपनी डाइट में फाइबर्स इंक्लूड कर लो। हाइड्रेशन के लिए आप वाटर या कुछ ऐसा अपने आप को हाइड्रेट करते रहो, कुछ फ्लूइड लेते रहो, फिजिकल एक्टिविटी करते रहोगे तो कॉन्स्टिपेशन ट्रीटेबल है। डायरिया फ्रीक्वेंट अगर लूज होगा तो आप क्या हो जाओगे, आप तो बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कैसे काम करोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं डायरिया के टाइम पे, रिहाइड्रेशन, डाइटरी एडजस्टमेंट, और फिर एंटी डायरियल एजेंट्स पे तब जाना जब आप ये सब चीज़ें कर चुके हो। ऑलमोस्ट डायरिया मैनेज हो पाता है, आपकी कुछ अंडरलाइंग कॉज रहता है, या तो आप कुछ लोग होते हैं ना जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो क्या होता है उनको बड़ी दिक्कत होती है। वो लोग ना या तो डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर पाते हो क्योंकि फूड टॉलरेंस नहीं है, या उनको लैक्टोज टॉलरेंस नहीं है, तो क्या है वो उनको डायरिया रहता है। तो उनको ये चीज़ फिगर आउट कर लेनी चाहिए एज ए ट्रीटमेंट की तरह। अगर उनको पता चल गया तो पता चलने के बाद उसको नहीं लेना, बस इतनी सी बात है। सोच विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, ट्रीटमेंट हो गया। मेडिकेशन पे कूदना जल्दी ज़रूरत नहीं है, उस पर तब जाओ जब बिल्कुल ऐसा है कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता। अगर ट्रीटेबल है वो आपके फूड की डाइट की चेंजेस से, तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दो या डाइट से चेंज कर लो।